सभी के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय गिरिराज महाराज, जय श्रीनाथ जी महाराज। और इसी के साथ सभी उठ जाइए एक बार पूरी एनर्जी के साथ। चाय की पहली चुस्की के साथ सचिन शुक्ला सर की क्लास आपके सामने प्रस्तुत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लासेस कल थी और जिन विद्यार्थियों जो अटेंड नहीं कर पाए थे, जो अभ्यर्थी जो मेरे शेरनी थे, जो नहीं कर पाए थे कल अटेंड, तो वो क्या करना है, उनको यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास आ चुकी है। यूट्यूब चैनल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ज्ञानकोश कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। ज्ञानकोश कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से यूट्यूब चैनल है। उस पर जाकर आप पहली क्लास को देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कल हमने क्या पढ़ाया था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार आज के सुविचार के साथ इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज का सुविचार इस प्रकार है कि सिंहासन की खोज में मत रहो, सिंहासन की खोज में मत रहो, खुद ही शेर बनो, जिससे कि जहां भी बैठ जाओ वो जगह क्या कहलाए, सिंहासन कहलाए। तो मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं, उन बच्चों से, उन विद्यार्थियों से, उन अभ्यर्थियों से जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो मोटिवेशनल स्पीकरों को फॉलो करते हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर्स एक औसतन रेशियो निकालकर बात करते हैं कि भाई ये जो मेंटलिटी है वो बच्चों की ये मेंटलिटी बनी हुई है, तो वो उसी को बार बार टारगेट करते हैं और हम उनको भगवान मान लेते हैं कि ये जो कह रहे हैं बताइए इनको हमारी लाइफ के बारे में कितना सब कुछ पता है। लेकिन बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मनोविज्ञान जब आप पढ़ोगे, साइकोलॉजी आप जब पढ़ोगे, तो एक फिक्स औसतन चीज़ें होती हैं, एवरेज जो चीज़ें होती हैं वो सबकी समान होती हैं। तो फिलहाल में एक तो इन सब चीज़ों से बचना है। दूसरी बात, अपने आप को इस तरीके का बनाना है कि आप जहाँ भी खड़े हो जाओ, जहाँ भी आप हो जाओ तो एक पिलर हो जाओ। जब आप वहां से हटो तो वो बिल्डिंग लड़खड़ानी नहीं चाहिए, वो बिल्डिंग गिर जानी चाहिए। इस तरीके का पिलर आपको बनना है। मैं इस बात से नेगेटिव नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं इतने मजबूत बनो कि यदि जैसे श्री कृष्ण भगवान की एक ये उंगली थी और बाकी हजारों लाखों थी उसमें, तो मैं ये चाहता हूं हमारे शेरनियों से कि आप वो कृष्ण की उंगली बने, ना कि कोई वैसे ही मतलब ठीक है जो चल रहा है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आज से और अब इसी के उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक किस्सा याद आ जाता है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मैं इससे पहले जब मैं कंपटीशन लाइन में आया, पिछले 4 वर्ष हो गए मुझे यहाँ पे कंपटीशन लाइन में आए हुए, तो उससे पहले और अभी कुछ विगत दिनों से पहले मैं विद्यालय है हमारा गुरु आशीष सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि डीग में स्थित है, जो नवनिर्माणित जिला है और भगवान की कृपा से वहाँ पर विकास भी अब बहुत अच्छे से है। वहाँ मेरी कोचिंग भी है खुद की, ज्ञानकोश कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से। वहाँ पर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है। अब इसी के संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ इस चीज़ को लेकर। ये जो दिख रहा है, ये जो शख्स आपको दिख रहा है, ये मैं ही हूँ। और मैंने हमेशा से चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, मैंने अपनी पढ़ाई को जिया है, तो पढ़ाई को जीना सीखें। इंग्लिश में मैंने खुद को ढाला है। इंग्लिश का मतलब क्या होता है बेटा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैं जो मानता हूँ, ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स। यदि ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी है तो आपकी इंग्लिश भी 100% क्या होगी, अच्छी होगी। और आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप में ड्रेसिंग सेंस नहीं है, आप में बोलने का तरीका नहीं है, तो आप बिल्कुल निल हो, कुछ भी नहीं हो, 0/0। तो मैं उस वाक्यांश को आपको बता देता हूं। तो हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं श्री बालकृष्ण शर्मा जी, जो कि प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हैं, काफ़ी उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। तो उन्होंने, मैं और वो बैठे हुए थे, ऐसी बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कह रहा था सर कि सर वो अच्छा टीचर है, सर वो अच्छा टीचर है, सर वो ये टीचर है, वो ये टीचर है। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि सचिन अपने ऊपर ध्यान दो, तुम क्या हो। तो एक्चुअली में बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जिस दिन किसी टीचर की आप बड़ाई कर रहे हो, जिस दिन किसी टीचर की किसी व्यक्ति की आप बड़ाई कर रहे हो, उस दिन आप ये सोचो कि आप उस पैमाने में कहां पर हो। तब फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मेरे अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा,
उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी, मैंने उनकी बात पे अमल भी किया, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि ये बच्चा आगे जाएगा। तो उनका भी आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है, मेरे परिवार का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, जिसमें मेरे चाचा जी, मेरे बड़े भाई साहब प्रशांत शुक्ला जी, और जो मेरे चाचा जी हैं वो जानी मानी फैकल्टी हैं जयपुर परिष्कार की, राजेश शुक्ला सर केमिस्ट्री, जिसका किसी नाम का मोहताज नहीं है वो हस्ती। तो मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर शिक्षा और खाना मतलब दोनों बराबर हैं। खाना जितना हमारे लिए ज़रूरी है, शिक्षा भी हमारे लिए उस परिवार में उतनी ही ज़रूरी है। तो अब हम लौट आते हैं अपनी क्लास पर। एक बार सभी जुड़ जाइए, सभी एक बार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रमेश, गुड मॉर्निंग राधिका, गुड मॉर्निंग बेटा। आइए आइए जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए, फटाफट क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट। और अपना जो कल का टॉपिक था, अपना कल का जो टॉपिक था बेटा, अपना जो कल का टॉपिक था वो था मॉडल ऑब्जेक्ट। एक बार इसको सेट करना, एक बार इसको हट गया है ये वाइट, नहीं ये नहीं चल रहा है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। अभी क्या है भाई, मैंने एक्चुअली वाइट बोर्ड पर पढ़ाया है, अभी कुछ महीने से ही स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस लेने लगा हूँ, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आराम से हम कहीं भी कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आ जाते हैं अपन टॉपिक पे। टॉपिक चल रहा था अपना ऑब्जेक्ट का। क्या टॉपिक चल रहा था? ऑब्जेक्ट। टेक्निकल स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या ये सही आ रहा है वहां पर स्क्रीन पर? थैंक यू। ये ऑब्जेक्ट टॉपिक चल रहा था, और ऑब्जेक्ट में मैंने ये कहा था कि बेटा ये काफ़ी अहम टॉपिक है। उसका रीज़न ये है कि ये टेंस के अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछा जाता है। RAS, UPSC, IAS, IES और बहुत सारे ऐसे बड़े एग्ज़ाम हैं जिनमें इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको सेपरेशन में रखा था कि हम इसको कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं ऑब्जेक्ट को बता देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले अपन करते हैं हिंदी में ट्राई, किस तरीके से कि मैं आपसे बोलता हूँ कि वह रोज़ाना स्कूल, बहुत सिंपल सा, अपन को इंग्लिश को बहुत सिंपल वे में पढ़ना है। वह रोजाना स्कूल जाता है। सभी जुड़ जाइए एक बार फटाफट से, सभी बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहे हो आप लोग, वेरी गुड। वह रोजाना स्कूल जाता है। मैंने आपको कल सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो ये सब्जेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है। ये क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जाना है, वो बेटा मुख्य क्रिया हो गई, मेन वर्ब हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेन वर्ब हो गई। अब जो ऑब्जेक्ट है, यदि हिंदी सेंटेंसों में देखा जाए, तो यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब से पहले यदि क्या या किसको लगाकर देखें, तो जो आंसर हमको प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है बेटा? ऑब्जेक्ट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? शेषेण्यो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना? यहां ध्यान देना सभी। एक बार पुनः रिपीट करता हूं। एक सेंटेंस ले लिया, उसमें हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा? ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो यदि किसी मेन वर्ब में से पहले क्या या किसको लगाकर देखा जाए, तो जो उत्तर, जो आंसर हमको प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो देखना, वह रोजाना कहाँ जाता है,
एक क्वेश्चन पूछता है वह रोजाना कहाँ जाता है, तो उत्तर मिलाना कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। ऐसी अब मैं आपको दे रहा हूं एक, आप मुझे बताना। दूसरा, मोहन बाजार से सामान ला रहा है। मोहन सामान ला रहा है। तो अब बताइए बेटा जल्दी फटाफट से कमेंट करके फटाफट से बताइए कि ऑब्जेक्ट क्या होगा। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, जल्दी से कमेंट कीजिए, ये सब्जेक्ट हो गया बेटा। ला रहा बेटा मुख्य क्रिया हो गई, मेन वर्ब हो गई। फटाक से बताइए। और जब हमने यहाँ पर क्या देखा लगाकर, क्या लगाया, क्या कि मोहन क्या ला रहा है, तो उत्तर क्या मिला, सामान। क्या मिला, सामान। तो ऑल ओवर चीज हमको समझ में आई कि जो वर्ब लाना के द्वारा क्या काम हो रहा है, सामान लाया जा रहा है। ऐसे ही उसमें जाना के द्वारा क्या हो रहा था, स्कूल जाना। तो इसका मतलब समझ में आया कि इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है बेटा, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है वर्ब प्लस एक्शन। वर्ब प्लस एक्शन, जो क्रिया के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब आज तक किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन नहीं पूछी गई। क्या पूछा जाता है ज्यादातर बेटा, क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता दिया है और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जल्दी। बुक छप रही हैं, जो नोट्स हैं मेरे हैंडमेड जो नोट्स हैं जो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, वो जल्दी ही बुक सेलरों पे आपको मिल जाएंगे। डी में भी मिल जाएंगे, भरतपुर में भी और जयपुर में भी। तो आप परेशान ना हो, फिलहाल में आप क्लासेस समझें। तो क्या मैं ये समझ लूं कि आपने ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लिया है कि भाई डेफिनेशन तो इसकी ये होती है कि वर्ब के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ऐसे ही यदि पहचान करनी हो तो क्या, किसको, कौन, कहां, कब लगाकर देखें तो जो आंसर हमको मिलता है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। बताइए, इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने कल की क्लास में भी ये चीज बताई थी और आज की में भी बता रहा हूं कि जो समस्याएं पहले सामने आती हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। देखिए यहां पे मैं खाना कर देता हूं, खाना। तो एक खाना भी ऑब्जेक्ट है। बताओ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, है ना। और एक ऑब्जेक्ट स्कूल भी है। बताओ इन दोनों में आपको अंतर लग रहा है या नहीं लग रहा है। अरे अंतर लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप बताइए मुझे फटाफट। थोड़ा सा इसका देखना, ये थोड़ा हिल रहा है यहां से। इन दोनों में लग रहा है नहीं लग रहा है। खाना भाई सजीव होता है, भाई जिस चीज से हमको गति मिलती है, जिस चीज से हमको ग्रोथ मिलती है वो सजीव में आता है। और स्कूल क्या है, निर्जीव है, एक इमारत है ना, तो इसलिए निर्जीव है। तो इसी आधार पर बेटा, किस आधार पर, इमोर्टल, सजीव और निर्जीव के आधार पर ऑब्जेक्ट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, कितने भागों में बांटा गया, इसको 2 भागों में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फटाफट लीजिए। और जो अभी तक नहीं जगे हैं, सो रहे हैं, वो जल्दी से उठ जाइए। एक चाय की चुस्की के साथ क्लास स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश को
हम चाय पीते पीते पढ़ लेंगे, मैं ये दावा करता हूं आपसे। कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पोकन में भी नहीं आएगी, वॉकअप में भी नहीं आएगी, और ग्रामर में तो आएगी ही नहीं, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होती है तो मैं एक बात कहता हूं, लेट्स प्ले ग्रामर। तो आपको बड़े संयमता से, बड़े प्यार से इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है, ठीक है ना। आ जाइए, फोकस ऑन योर बोर्ड। चलिए, मैं समझता हूं आपने ये स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ऑब्जेक्ट सर होता है वर्ब प्लस एक्शन। वर्ब प्लस एक्शन मैंने आपको बता दिया, वर्ब प्लस एक्शन। और इसके दो आधार भी बता दिए, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार का। पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, इसमें सजीवों का प्रयोग होता है। जो सजीव चीजें आएंगी ऑब्जेक्ट के रूप में, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल में समझना, जैसे कि गर्ल, बॉयज, मैन, वुमेन, मैन एंड वुमेन। एंड ऐसे ही दूसरा है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा है बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें निर्जीवों का प्रयोग होता है, मोर्टल एंड इनमोर्टल का प्रयोग होता है। मैं इस भाषा को इसलिए इतना ज़्यादा लिखवा रहा हूँ अब क्योंकि अभी क्या है, एक्चुअली में हमारी पीडीएफ तैयार नहीं हो पाई है। ऐप बन रहा है तो उसकी पीडीएफ तैयार, उसके लिए पीडीएफ तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना मटेरियल आप तक पहुँच सके, मैं मेहनत कर लूँगा डबल, कोई दिक्कत नहीं है। अपन डिजिटलाइजेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अपन इस पद्धति को नहीं भूलेंगे। उसका रीजन बता देता हूं बेटा। सबसे अच्छी जो पद्धति होती थी ना पहले, वो थी गुरुकुल वाली पद्धति, लेखन मौखिक वाली। आजकल सारी चीजें मैंने बाकी कोचिंगों में यहाँ आकर देखा तो सारी चीजें पीडीएफ में तैयार हैं, सारे आंसर्स उन टीचरों को पता है, 40-50 क्वेश्चन अपलोड हो गए, इस पर आए, उन्होंने बताया 1, 2, 3 और 1 4, इसमें से बेटा ये सही है और इसका ये रीजन है। अरे इसके पीछे की थ्योरी कौन बताएगा, इसके पीछे का जो पूरा इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन अपने आप में कम से कम 2 पेज लेके बैठा होता है 101% अगर पढ़ना चाहें तो। अब वो आपने तो उस थ्योरी से तो बच्चे को अलग ही कर दिया, बिल्कुल सारा कॉपी पेस्ट पढ़ा रहे हो आप। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर पूरा लिखाया जाएगा आपको, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लिए जाएंगे, ठीक है ना। अभी अपन यहाँ ध्यान दे लेते हैं, किसी की नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। इस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में आप इतने मॉडर्न मत हो जाना कि शिक्षा भी हाथ से चली जाए, संस्कार भी हाथ से चले जाएँ, माता पिता भी हाथ से चले जाएँ, और हम तो चले ही जाएंगे, हम तो स्वयं तो हम सबसे पहले ख़त्म होंगे। चलिए आइए, कम ऑन द टॉपिक, फोकस ऑन योर बोर्ड। इसमें निर्जीवों का प्रयोग होता है, जैसे कि बेटा एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, ईटीसी, ठीक है ना। और उम्मीद करूंगा कि ये ऑब्जेक्ट वाला जो ये पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपके में। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उसके बाद हम टेंस के पूरे चार्ट को पढ़ेंगे, जिससे समय की भी बचत होगी और वैसे भी। चलिए नेक्स्ट,
आप इस तरीके से डाल लेना, इस तरीके से। टेंस चार्ट ऐसा करके कॉपी में इस तरीके से डाल लेना आप। ऐसे रेखाएं बना देना। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। किसकी? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जब बात करते हैं तो मैंने बताया था सबके 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इंडेफिनेट। इंडेफिनेट लिख लेते हैं। आप यदि ध्यान दोगे ना तो मैं सच बता रहा हूं, आपको टेंसों के बहुत सारे 40 पेजेस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी में सारी चीजों को समझ जाओगे। इंडेफिनेट। ये इंडेफिनिट होता है। कई बार क्या होता है बेटा, प्रोनाउंसिएशन में जो चीज़ याद हो जाती है, हालांकि मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूँ और मेरा तो सही होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि आदत बन जाती है। ये इंडेफिनिट होता है, ठीक है ना, इंडेफिनिट पढ़ते हैं इसको। और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अनिश्चितकालीन, जिसकी कोई भी स्थिति समय निश्चित नहीं है। और ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं बेटा? हैबिचुअल सेंटेंस, आदत वाले वाक्य। क्योंकि आदत वाली चीज़ों को अपन निश्चित नहीं कर सकते, नहाना धोना खाना पीना जाना आदि, ठीक है ना। आइए आप इंडेफिनेट के बाद भी मैंने ये बोला था इनके भी 4 प्रकार होते हैं। उनमें सबसे पहले जो ये था वो था अफर्मेटिव। क्या मैं सही हूं? अफर्मेटिव। और इसी को कहते हैं बेटा सिंपल। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ भी नहीं आती है, नो, नहीं आती है, ठीक है ना। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। कब? जब सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन क्या हो? सिंगुलर हो। क्या हो बेटा? सिंगुलर हो। तब आपको इस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, नेगेटिव। अब बताइए, कोई भी बता सकता है क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? अब जल्दी से बताइए। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हम पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं आती है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है ओनली एस या ईएस, जब सब्जेक्ट क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। अब बात आ जाती है नेगेटिव पर। अब नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है सब? डू और डज। क्या आती है बेटा? डू और डज। और मुख्य क्रिया की मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, विदाउट एस या ईएस। विदाउट एस या ईएस। एस या ईएस इसमें नहीं लगेंगे। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या मैं इसकी पीडीएफ बना के नहीं ला सकता था? क्या मैं आराम से इसकी पीडीएफ बना के लाता? हमारे टेक्नीशियन जो टेक्निकल रूप से जो संभाला है इनको बोलता कि सर इसको भी उन फोटो के साथ जोड़ देना, इसको दिखा देना। लेकिन जब मैं लिखूंगा ना और आप साथ के साथ में लिख रहे होंगे तो मैं गारंटी से दावा कर सकता हूं, 100% दावा कर सकता हूं, ये आपको याद हो जाएगा। तो अपन इसी तरीके से पढ़ेंगे, अपन किसी को कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है ना। आइए नेगेटिव आपने पढ़ लिया और अब मैं ये समझता हूं कि सभी विद्यार्थी कि ये और ये अलग थे इसलिए अलग पढ़ा। इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब
सेम होती हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी ये सेम होती हैं। तो इसीलिए अब हम सीधा पहुंच जाएंगे किसके पास, कंटिन्यूअस के पास। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की मैंने आपको बताई थी कंटिन्यूटी, निरंतरता, वर्क इन प्रोग्रेस नाउ। तो इसमें जो इसका अफर्मेटिव होता है सब बराबर होते हैं इसमें, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी। बराबर किस मामले में होते हैं, बराबर होते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। पैटर्न की बात तो मैंने करी ही नहीं, पैटर्न की बात तो हम तब करेंगे जब हम क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे। चलिए सिंपल। सर थोड़ा सा इस एसी को बढ़ा देना, पसीने आ रहे हैं सर। माफी चाहूंगा थोड़ा सा अभी। चलिए सिंपल, ये ई नहीं है भाई, मैं इसको मिटा देता हूं। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप उनको करेक्ट कीजिए, आप मुझे मत बताइए, आप उनको खुद से करेक्ट कीजिए यदि आपको पता है तो। चलिए भाई, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा वो आती है इज एम आर। क्या आती है, इज एम आर। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए आपको ये भी बता देता हूं कि देखिए साहब, ही, शी, इट, नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो प्रयोग करते हैं इज का। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, इज का। और एम के साथ प्रयोग करते हैं आई का, या आई के साथ प्रयोग करते हैं एम का। और बाकी बचे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनमें किसका प्रयोग करते हैं, आर का। इसी तरीके से डू और डज, सिंगुलर में डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल में डू का। ठीक है ना। और उम्मीद करूंगा कि ये यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा। ये हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट परफेक्ट के पास, क्योंकि ये सेम रहेगा, ये अफर्मेटिव भी इसमें ये हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगी। ये अलग इसलिए पढ़ाया था क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग अलग थी। चलिए साहब, अब अपन आ जाते हैं परफेक्ट पर। अरे कोई मुझे बताएगा ये किसका परफेक्ट है साहब, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए साहब, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है साहब, हैज और हैव। एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको मैं इनके के बारे में डीप बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सिंगुलर होगा कौन सा प्लूरल होगा। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अब परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है आपकी हैज बीन, हैव बीन। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म, ऑब्लिक है इसके बीच में भाई। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसी में मैं आईएनजी लगाने के बहुत सारे नियम आपको मैं बताने वाला हूं उसी वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना भाई।
ये हो गया कंप्लीट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में ये क्या कंप्लीट करवा दिया है हमने कि क्या और कौन सी, क्या और कौन सी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, मेन वर्ब, क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कहाँ कहाँ यूज होती हैं, यूज होती हैं किसकी, प्रेजेंट टेंस की। किसकी भाई, प्रेजेंट टेंस की। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर इसको इरेज कर रहा हूं सर। चलिए फटाक से, जल्दी से कर लीजिए इसको एक बार। चाहे मोबाइल गला खराब हो रहा है। अच्छा आप ले आओ, आज आप हेल्प कर दो हमारी, 5 मिनट में आ जाएगी वो, तो थोड़ा गला रफ हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं मैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी फॉर्मेट में, अगर पॉसिबल हो तो देख लीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, पास्ट टेंस। डरना मत आप, मैं हूं आपके साथ। जब हम पास्ट पढ़ेंगे तो जब मैं आपके साथ उपस्थित हूं, क्योंकि पास्ट 99% मैं ये कहता हूं कि अच्छा नहीं होता। तो जब पास्ट हम पढ़ेंगे तो मैं और आप और हम दोनों साथ रहेंगे पास्ट पढ़ने में। चलिए साहब, मॉर्निंग की जो ये क्लास होती है बड़ी एनर्जेटिक रहेगी हमेशा, आप इसी तरीके से मुझे देखोगे, और एक बहुत अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम डेली इस क्लास को लिया करेंगे। चलिए साहब, पास्ट टेंस माने होता है भूतकाल। इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके अगर पढ़े हम, शेरनियों, यदि हम इसको लॉन्ग प्रेस करके पढ़े भूतकाल, और थोड़ी डरावनी आवाज में पढ़े भूत और काल, तो हमको समझ में दो चीजें आती है। या तो हम डर जाते हैं, अगर रात्रि में अगर हम नाइट में इसको पढ़ रहे हैं तो हम डर जाएंगे। और यदि अपन इसको लॉजिकली पढ़े तो लॉजिक इसके पीछे ये है बेटा, भूत नाम रखने से पहले इसका लॉजिक ये है कि इंसान जब मरता है तभी तो वो भूत बनता है। क्या आप लोगों ने अपने दोस्त का देखा है क्या भूत? नहीं देखा ना, मैंने भी अपने दोस्तों का भूत नहीं देखा, और काफ़ी सुकून नहीं मिलेगा मुझे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे किसी भी दोस्त के साथ हो। तो मेरा समझाने का ये उद्देश्य है कि ये जो आत्माएं जो बनती हैं, जैसा कि हम सुनते हैं अक्सर, तो जो ये बनती हैं मरने के बाद, कोई भी चीज़ समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, पूरी हो गई, खत्म हो गई, उसके लिए इसका नाम क्या रख दिया गया? भूत काल। इसका लॉजिक मुझे समझाना था इस वे में आपको, तब मैंने इसकी यहाँ पे ये हिंदी लिखी है, बाकी इसकी नीड नहीं है यहाँ पर। चलिए साहब, आ जाइए अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट का इंडेफिनिट। अपन ने हेडिंग डाली पास्ट, उसका इंडेफिनिट, सॉरी इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अफर्मेटिव। क्या पढ़ने वाले हैं? अफर्मेटिव, सिंपल, जैसे हम अभी प्रेजेंट पढ़ के आए थे, सेंटेंस।
ठीक है ना। चलिए मुझे बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जुड़े रहिए क्लास से। शाबाश सभी के लिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो नहीं आती है, सेम उसी की तरह है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। अब अपन फटाक से समय ना व्यर्थ करते हुए नेगेटिव की ओर चलते हैं। नेगेटिव, चलिए इसको आप लिख लीजिए 1 मिनट के लिए। हाँ इसको लिख लीजिए आप एक बार। चलिए नेगेटिव में देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड। क्या आती है? डिड। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म, बेस का मतलब होता है उत्पत्ति, जहां से जिस चीज की उत्पत्ति हुई है। बेस और फर्स्ट फॉर्म, बेस को ही क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। का एक कॉलम सा बना देते हैं जिससे कि समस्या नहीं आए आपको। अभी अपन चलते हैं कंटिन्यूअस की ओर। इसका नेगेटिव भी पढ़ लिया हम लोगों ने और इसका सिंपल भी पढ़ लिया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट कंटिन्यूअस पर। अरे किसका कंटिन्यूअस है बोलो? किसका कंटिन्यूअस है? शेर शेरनियों जगे हो या नहीं जगे? एक बार जोरदार धार के साथ मुझे बताइए कि आप जग रहे हो। सभी एक बार कमेंट कीजिए कि सर, जी सर प्रेजेंट हैं हम सर क्लास में। बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट वाली स्थिति नहीं है, एक बार मुझे बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय गिरिराज महाराज। जी जी, जिन जिन को देख पा रहा हूं मैं। जय गिरिराज महाराज, जय श्रीनाथ जी। चलिए साहब आइए। हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट कंटिन्यूअस है मित्रों। ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। और वो क्या था? पास्ट इंडेफिनिट। इस चीज को क्लियर करते चल रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो आती है वॉज और वर। क्या आती है? वॉज और वर। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है मेन वर्ब की? बताइए। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए साहब नेक्स्ट आ जाइए। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट पे आ जाइए। और पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है साहब वो आती है, बताइए, हैड। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है बोलो? थर्ड फॉर्म। अरे कौन सी आती है भाई? थर्ड फॉर्म। चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है, बताइए, हैड बीन। क्या आती है भाई? हैड बीन। अरे बोलो क्या आती है? हैड बीन। चलिए भाई। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको ट्रिक भी बताऊंगा मैं, इन सब की याद करने की ट्रिक भी है, उसको भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बोलो फॉर्म जोड़ लेना इसके पीछे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए पास्ट टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब एंड
मेन वर्ब को यहाँ समझाया गया है। स्क्रीनशॉट ले लेना, समझाया गया है, ठीक है ना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का फटाक से। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट से चलते हैं हम फ्यूचर की ओर, जो कि टेंस नहीं माना जाता है। एक्चुअली में टेंस सिर्फ दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। ज़्यादातर चीज़ों को, फ्यूचर वाली चीज़ों को प्रेजेंट टेंस में ही माना जाता है। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे, एक्टिव पैसिव पढ़ोगे, कंजक्शन प्रीपोजिशन पढ़ोगे, वहाँ प्रायोरिटी आप फ्यूचर को ना देकर प्रेजेंट को दोगे। जहाँ पर ये पूछा जाएगा जहाँ पर दो ऑप्शन होंगे आपके सामने कि इसमें से आप कौन सा चुनोगे, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आप वहाँ पर कौन सा चुनोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए फटाक से, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। चलिए सोनू फौजदार जी आ गए हैं लाइव पर, बहुत बहुत आभार। मेरे गांव से हैं सोनू फौजदार जी, मेरे क्लासमेट हैं, बहुत बढ़िया आप देख रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब चलिए नेक्स्ट, अब आ जाती है बात फ्यूचर टेंस की। कौन सी टेंस की, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो ऐप के माध्यम से जो विद्यार्थी देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्टूडियो के माध्यम से जो विद्यार्थी देख रहे हैं, सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आने वाले दिनों में मेरी बुक पब्लिश हो रही है, 4 से 5-6 दिनों में वो लगभग सारे बुक सेलरों के पास पहुंच जाएगी, दीघ में भी, भरतपुर में भी और जयपुर में भी। आपको मैं बता दूंगा, वहां से आप इनके पूरे नोट्स इसी तरीके से ले लेना, उसी प्राइस में जिस प्राइस में वो छपी हैं, बिल्कुल एक तरीके से। मैं अपनी कोई इनकम नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, बस मेरा मोटिव ये है कि मैं यहाँ PDF नहीं पढ़ाऊँगा, ये मेरा मन है। बहुत उम्र पड़ी है पैसा कमाने के लिए, मेरा मन है कि मैं बोर्ड पर सारा कुछ बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, इस कलम से पढ़ाऊँगा, मुझे किसी PDF की ज़रूरत नहीं है। चलिए साहब अपन लिख लेते हैं उसी प्रकार से, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल, क्या पढ़ेंगे बेटा, सिंपल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। चलिए साहब हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। चलिए साहब ये जो वर्ड है वो हमारी ब्रज भाषा का है। चलने से मतलब ये नहीं है कि अपन चल दिए, ऐसा नहीं है। चलने से मतलब है इसमें आगे चलना है हमको। चलिए साहब देखिए, ये थोड़ा सा ये तकिया कलाम टाइप है। इसमें विल और शैल आती हैं। इसमें कोई ज़्यादा आपको ज़्यादा ना मेहनत करनी है, ना ज़्यादा इस पर फोकस करना है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ज़्यादातर मॉडलों में ऐड हो जाती हैं, मिल जाती हैं आपको। मेन वर्ब में आपको बेस फॉर्म ही यूज़ करनी है, मतलब फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके कंटिन्यूअस पर। इसके कंटिन्यूअस पर, फ्यूचर के कंटिन्यूअस पर, फ्यूचर के कंटिन्यूअस पर, ठीक है ना। चलिए साहब हेल्पिंग वर्ब क्या आती है बेटा, विल बी और शैल बी। क्या आती है, विल बी और शैल बी। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, बताइए कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जहां पर कंटिन्यूअस लगा मिल जाए वहां पर सीधी सी एक ट्रिक है, जहां पर कंटिन्यूअस पीछे लगा मिल जाए फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो आएगी ही आएगी। चलिए साहब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। चलिए साहब इसके बाद अपन जो पढ़ते हैं वो है अपना फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है विल हैव,
और shall have, will have और shall have, ठीक है। और इसमें जो मेन वर्ब आती है वो आती है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। चलिए साहब, अभी अपना रह गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो की जाती है विल हैव बीन, will have been, will have been, shall have been, shall have been। और जो मुख्य क्रिया की फॉर्म यूज की जाती है बता दिया है भैया हमने, ट्रिक बता दी है। जहां पर कंटिन्यूअस लग जाए वहां पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना है कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यहाँ पे आपका ये जो टेंस चार्ट था वो खत्म होता है। फ्यूचर टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स के बारे में बताया गया है। आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग इसका रिवीजन ज़रूर करोगे, पढ़ोगे ज़रूर। और एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बातें करते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर। एक बार ले लीजिए। चलिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टेंस की जो क्लास थी वो समाप्त हो गई हमारी। इसमें जो आगे हम बताते रहेंगे आपको। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ज्ञानकोश कैरियर इंस्टीट्यूट जो कि नियर एक्सिस बैंक नगर रोड दीघ में जो स्थित है लाल में, वहाँ पर मैं CEO हूँ। मैं ही उसका संचालन करता हूँ और एक मेरे भाई साहब हैं जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, प्रशांत शुक्ला जी। प्रशांत शुक्ला जी वो इसके डायरेक्टर हैं। उसके डायरेक्टर हैं जिनका नंबर 8690479574 8690479574, ठीक है ना। और डीग से संबंधित जितने भी बच्चे हैं वहाँ पर प्री BSTC का बैच चल रहा है अपना, प्री BSTC, प्री BEd जो अपना PTET का ये जो एग्ज़ाम होता है
CET, CTET, राजस्थान पुलिस और भी बहुत सारे बैचेस वहाँ पर स्टार्ट है। और यही कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, इसी पर सारी क्लासेस चलेंगी आगे आने वाले समय में। सारी जितनी भी क्लासेस हमारी होंगी वो इसी पे ही चलेंगी, ठीक है ना। और एक मिनट बाद, और जो मेरा मोबाइल नंबर है वो तो आप लोगों को पता ही है, 7023783859। डी के आसपास के जितने भी गांव हैं, जितने भी हैं, तो नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। और मैं जयपुर से आज ही गांव के लिए निकल रहा हूं, डी के लिए। मैं अपना गांव मेरा जो है बामन नगला है, जिसे टीचरों का गांव भी कहते हैं। और वहाँ की मेरी जो जन्मभूमि है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों का सपोर्ट, उन लोगों का प्यार मेरे ऊपर इसी प्रकार बना रहे। और मैं अपनी जन्मभूमि को सशत नमन करता हूँ कि ऐसे गांव में सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ जन्म लेने का। ऐसे परिवार में अपने परिवारजनों को, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बार पुनः इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोचिंग स्टार्ट है, वेल फर्नीचर्ड, और पूरा स्टाफ जो हमारा है आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ से भी है, जयपुर से, अलवर से भी है। तो पूरी योग्य फैकल्टी के साथ हमने रखा हुआ है। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि BSTC में इस बार मैं ये कह रहा हूँ कि हम इतिहास ऐसा लिख जाएंगे कि उस इतिहास को कोई कभी नहीं मिटा पाएगा। ऐसा ही इतिहास हमने आज से 2 साल पहले लिखा था। हमारे गांव में हमारी कोचिंग थी, जब 10th और 12th पढ़ाता था मैं उस टाइम पे, तो वहाँ से एक बच्चे की 96 जो कभी नहीं आई, वहाँ एक की 94, एक की 91, एक की 88 और 80, इससे नीचे कम से कम 10 बच्चे और थे। 360 बच्चों का वहां बैच था 10th और 12th का। तो हम लोगों ने बच्चों को हमेशा से वो परोसा है, वो दिया है जिनको बच्चों की नीड है। बच्चा चाहता है क्वालिटी एजुकेशन, और लोग वहां पर जो बैठे हुए हैं वो गार्बेज ऑफ एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं। बच्चे को इतनी चाहिए ही नहीं, वो बच्चा पजल्ड हो जाता है। बच्चे को चाहिए कि ठीक है, जो हमारा है, हमारे काम का है, वो हमारे पास है, फालतू की नॉलेज नहीं, ठीक है ना। तो ये ज्ञानकोश कैरियर इंस्टीट्यूट है अपना, नियर एक्सिस बैंक जो नगर रोड वाली हो। इसी में अपनी लाइब्रेरी भी है। इसी में क्या है? अपनी लाइब्रेरी। इसी में लड़कों के लिए हॉस्टल सुविधा भी है। इसी में क्या है? हॉस्टल सुविधा, ठीक है ना। तो सारी चीजें, पूरा एक कैंपस मेंटेन कर रखा है हमने डी में। तो सभी गार्जियन से जो भी इस माध्यम से देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, एक बार आप वहाँ पर विजिट करने के लिए पधारें। और बस इतना ही अनुरोध है। बाकी की यदि कोई त्रुटि लगती है पढ़ाई में तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।